हयाती। आज से हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर स्पेशली क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये चैप्टर आपके सिलेबस का फाउंडेशन है और मैं हर कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अगर आप एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हों या फ्यूचर में देने का प्लान हो, ये लेक्चर आपके लिए भी यूज़फुल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। अब मुझे पता है कि इस लेक्चर को देखने वाले बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। शायद ये डेफिनेशंस आपने क्लास 9 या मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी, लेकिन एमडीकेट और बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ डेफिनेशंस याद होना इनफ नहीं होता। आज हम ये समझेंगे कि साइंटिस्ट इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है और सेल थ्योरी में हर स्टेटमेंट का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप इस लेक्चर को एक स्टोरी की तरह फॉलो करें। हर डिस्कवरी ने नेक्स्ट डिस्कवरी का रास्ता बनाया। अगर आप क्रोनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर लेंगे तो ना सिर्फ ये चैप्टर बल्कि आपके टॉपिक्स भी बहुत ही इजी लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी की जर्नी से। अर्ली आइडियाज़ अबाउट सेल्स। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, अगर रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स ऑब्जर्व किए थे तो फिर लॉरेंस ओकेन, जैन बैप्टाइस्ट लैमरक का नाम सेल थ्योरी के हिस्ट्री में क्यों आता है? रीज़न ये भी है कि साइंस में हर डिस्कवरी माइक्रोस्कोप से शुरू नहीं होती। बहुत सी डिस्कवरीज एक आइडिया से शुरू होती हैं। लॉरेंस ओकेन ने सजेस्ट किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तीन लिविंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उस वक्त उनके पास आज जैसे पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थे, इसीलिए वो इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सके। बाद में जीन बैप्टाइस्ट लैमरिक ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिमिलर आइडियाज़ प्रेजेंट किए। इन साइंटिस्ट ने डायरेक्टली सेल को डिस्कवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट को एक डायरेक्शन दी। इस वजह से हम इन्हें सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, साइंस फैक्ट से आगे बढ़ती है, लेकिन फैक्ट्स तक पहुँचने का रास्ता, पहुँचने का सफ़र अक्सर आइडियाज से ही शुरू होता है। द बिगनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। अब आते हैं उस सेंटेंस पर जिन्होंने पहली बार सेल वर्ड इंट्रोड्यूस किया, और वो कौन है? वो है रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक थिन स्लाइस माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। मैं आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर हुक ने सेल डिस्कवर कर लिया था तो फिर उसने न्यूक्लियस क्यों नहीं देखा, साइटोप्लाज्म क्यों नहीं देखा? इसका जवाब समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉर्क एक डेड प्लांट टिश्यू होता है। जब सेल्स डेड होती हैं तो उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, सिर्फ उनकी रिजिड सेल वॉल बची रहती है। इसीलिए हुक को माइक्रोस्कोप में सिर्फ छोटे छोटे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नजर आए। उन कंपार्टमेंट ने उन्हें मोनेस्ट्री के छोटे रूम्स या सेल्स की याद दिलाई, और इसी वजह से उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? सेल्स। यह एमडीकेट का फेवरेट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल्स, बट ही डिडंट ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, ही ऑब्जर्व डेड कॉर्क सेल्स। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राउन डिस्कवरी दैट चेंज बायोलॉजी। अब साइंस एक स्टेप और आगे बढ़ी, माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुई और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट होने लगी। 1831 में बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स के अंदर एक डिस्टिंक्ट राउंडेड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। सोचिए, अगर न्यूक्लियस डिस्कवर ना होता तो साइंटिस्ट को कभी ये समझ ही ना आता कि सेल के अंदर भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं जो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी ने हुक के एम्प्टी स्पेस वाला कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। अब साइंटिस्ट को पता चल गया कि सेल एक एम्प्टी बॉक्स नहीं है, बल्कि हाईली ऑर्गेनाइज लिविंग सिस्टम है। और इसी पॉइंट से सेल बायोलॉजी ने एक नया डायरेक्शन लिया, जिसके बाद शिलेडिन, शिवन, विर्को ने मिलकर सेल थ्योरी डेवलप की। सेल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी।
अब तक साइंटिस्ट के पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ चुकी थी। लॉरेंजो के लैमरिक ने आइडियाज़ दिए, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, लेकिन अब भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी था। क्या ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स तक लिमिटेड थी या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होती हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर हमें सेल थ्योरी देती है। शिलेडन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट स्लीडन ने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट टिश्यूज का स्टडी किया, एक टिश्यू का नहीं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट टिश्यूज का। उन्होंने नोटिस किया कि चाहे रूट्स हो, स्टेम हो, लीफ हो या फ्लावर, हर पार्ट सेल से मिलकर बना हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूड किया ऑल पार्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यहाँ एक बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्लिडन ने सिर्फ एक प्लांट को ऑब्जर्व नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया, तब जाकर कंक्लूजन आया। साइंस में कंक्लूजन हमेशा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस पर बेस्ड होते हैं। ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट कैसे कंक्लूजन आता है कि इसका पूरा बायोलॉजिकल मेथड होता है। अगर आपको बायोलॉजिकल मेथड नहीं पता तो यू कैन आल्सो वॉच माय लेक्चर विच इज अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब एंड दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट इज थियोडर शिवन। अब सवाल ये था कि अगर प्लांट सेल से बने हैं तो एनिमल्स का क्या? 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर शिमोन ने डिफरेंट एनिमल्स टिश्यूज का स्टडी किया। उन्होंने मसल्स, नर्व्स और दूसरे टिश्यूज ऑब्जर्व किए और उन्हें कंक्लूड किया ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब साइंटिस्ट के पास दो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस थी, प्लांट भी सेल से बने हैं, एनिमल्स भी सेल से बने हैं। इस एविडेंसेस की बेस पर श्लिडन शिवान ने मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की। उस थ्योरी को कहते हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी की स्टेटमेंट्स को सिर्फ याद नहीं करना, उनका कॉन्सेप्ट समझना है। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑर्गेनिजम्स ने मिलियन ऑफ सेल्स हों। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल से भी बने हुए होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमोएबा, पैरामीशियम। ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर हैं लेकिन फिर भी कंप्लीट लाइफ परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस, फ्रॉग, मैंगो प्लांट्स ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट हो सकता है लेकिन बेसिक यूनिट क्या होगी हमारी, वो होगी हर जगह सेल। सो इट प्रूव दैट all organisms are made up of one or more cells, but basic unit is cell. And next statement is the cell is the basic structural and functional unit of life. ये सेल थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर किसी बिल्डिंग की एक ब्रिक निकाल दी जाए तो शायद बिल्डिंग को कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर बॉडी की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? बॉडी अपने फंक्शंस लूज़ करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी की एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक नहीं, सेल है। सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इसी वजह से सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जो बेस होती है, यानी कि जिस चीज़ से बना हुआ होता है, जिसकी फाउंडेशन होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की, उसे कहते हैं सेल। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बॉडी का हर फंक्शन सेल्स परफॉर्म करती हैं। हार्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, हार्ट की कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ब्रेन खुद सिग्नल्स नहीं प्रोड्यूस करता, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। ब्लड ऑक्सीजन खुद ट्रांसपोर्ट करती है? नहीं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करती है। यानी ऑर्गेनिजम्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली उसके सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर बॉडी ग्रो करती है तो नए सेल्स कहाँ से आते हैं? क्या वो अचानक अपीयर होते हैं? नहीं। 1855 में रुडोल्फ ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। उन्होंने फेमस स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुलाe सेलुला, मतलब एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट आज भी मॉडर्न बायोलॉजी के फाउंडेशन है। जब आपके बॉडी में वाउंड हील होता है, जब चाइल्ड ग्रो करता है, जब स्किन की पुरानी सेल रिप्लेस होती हैं, हर जगह एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। इसी वजह से विर्को की डिस्कवरी ने सेल थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। अब साइंटिस्ट के पास एविडेंस था कि लाइफ सेल से बनी है, सेल्स ही स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक यूनिट है और हर नया सेल किसी एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है। यही है क्लासिकल सेल थ्योरी। सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम सेल थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट डिटेल में समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमडीकेट में भी रिपीटेडली टेस्ट होता है इसका। लेकिन सवाल ये है, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? आइए कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं। बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, उसकी बेसिक यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक होती है। अगर ब्रिक्स को रिमूव कर दिया जाए तो बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन बॉडी हो, फ्रॉग हो, मैंगो प्लांट हो या बैक्टीरिया, हर ऑर्गेनिजम्स की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है सेल। सेल इज द फंक्शनल यूनिट पढ़ते हैं। अब सिर्फ बॉडी बनाना ही इनफ नहीं है, बॉडी को काम भी करना होता है ना। अब एक क्वेश्चन, क्या हार्ट खुद बीट करता है? ये हार्ट के अंदर मौजूद कार्डियक मसल होते हैं जो बीट करते हैं। ऑब्वियसली कार्डियक मसल सेल्स। इसी तरह ब्रेन खुद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं करता, न्यूरॉन इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। लंग्स खुद ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं करता, ये काम उनके स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म करते हैं। प्लांट में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। रूट हेयर सेल्स वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स का हर फंक्शन एक्चुअली उसके सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर पर। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो क्या हर सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करता है? मतलब अगर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट करेंगे? हम सांस कैसे लेंगे फिर? और बॉडी के फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे फिर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिवीजन ऑफ लेबर से। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हर सेल की अपनी ड्यूटी होती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। रेड ब्लड सेल्स, इनकी प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये न्यूक्लियस लूज कर देती है ताकि ज़्यादा होमोग्लोबिन कैरी कर सके। वाइट ब्लड सेल्स WBC जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये बॉडी के होल्डर्स हैं। ये बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, इसी वजह से हम वॉक, रन और लिफ्ट कर पाते हैं। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। अगर न्यूरॉन्स सिग्नल्स ट्रांसमिट ना करें तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल हो जाए। रूट हेयर सेल्स, प्लांट में रूट हेयर सेल्स सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इफिशिएंटली वाटर एब्जॉर्ब होगा। गार्ड सेल्स स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गैस एक्सचेंज कब होगा और ट्रांसपायरेशन कितनी होगी। कॉन्सेप्ट चेक। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, अगर RBC ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दे या न्यूरॉन सिग्नल भेजना बंद कर दे तो क्या सिर्फ एक सेल इफेक्ट होगा? नहीं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होगा यहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये सेंटेंस सिर्फ एग्जाम के लिए याद मत कीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक टीम की तरह होता है। हर सेल अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती है। जब सब सेल्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं तो तब ऑर्गेनिज्म हेल्दी रहता है। इसी कोऑर्डिनेशन को बायोलॉजी में कहते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर।
अब हमें ये समझ आ गया है कि सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, हर सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो उससे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है। इस सवाल का जवाब हम सेल के बेसिक कंपोनेंट्स में मिलेगा। अब स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब तक हमने ये समझ लिया कि सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर सेल अंदर से बिल्कुल सेम होता है? नहीं, सेल शेप, साइज और फंक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर टिपिकल सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट ज़रूर होते हैं, और वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जब ये तीनों कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं तभी सेल प्रॉपरली फंक्शन करता है, और जब मिलियंस ऑफ सेल्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तब एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। इसीलिए से कहते हैं लाइफ बिगिन इन द सेल बट लाइफ कंटिन्यूज बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द सेल परफॉर्म इट्स रोल एफिशिएंटली। अगले लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स को डेप्थ में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन दोनों सेल टाइप्स में एक्चुअली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, और एमडीकेट में इनसे किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लर्न विथ हयाती को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।